वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं राहुल जैन एक बार आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपने एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड गेस्ट पेपर 1 से लेकर 4 तक क्या किए थे अपने टॉपिक वाइज और अलग अलग क्वेश्चनों के हिसाब से उसमें डिस्कस किए थे। आज अपन चर्चा करेंगे उससे अगला पार्ट मतलब गेस्ट पेपर नंबर 5। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो लगभग सभी सिलेबस के हिसाब से हैं, मतलब जितने भी टॉपिक है उनमें से लिया गया है। तो आप मेरे साथ अच्छे से क्या करें, इनकी प्रैक्टिस करें और ध्यान रहे कि इन क्वेश्चनों को आपको केवल सोल्व नहीं करना है, साथ ही उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि इसके जैसे अन्य क्वेश्चन भी क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स में यही क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को क्या किया कर सके, टैकल कर सकें। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन को जो पेपर तैयार किया गया है वो तभी समझ पाओगे जब आप मेरे साथ अच्छे से इसकी क्या लगाओगे, प्रैक्टिस लगाओगे। और ध्यान रहे जो कक्षा 11-12 के स्टूडेंट है उनके लिए भी काफी ये ज्यादा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर के और जिसका पहला क्वेश्चन अपने सामने है। एक चीज और नोट कर लेना आप कि कई बच्चों को डाउट है कि पेपर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, थोड़ा सा डिले है, टाइम जो डेट है उसके अनुसार जितना जल्दी है उतना जल्दी होगा। हाँ, प्रॉब्लम जरूर है कोरोना की वजह से, लेकिन ये नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे, नहीं, किसी भी प्रकार से हो जाए लेकिन पेपर जरूर होगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब जैसी सामान्य स्थिति होगी ये पेपर होने जाएगा। और यहाँ तक कि नीट का एग्जाम है या फिर वो जेई का है या अन्य जो एग्जाम है वो भी होंगे। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि आपको 12th बेस पर यानी परसेंटेज बेस पर आपको निकाल दे, ऐसा कुछ भी कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। आप इससे उम्मीद, कई बच्चे ये बैठे हैं या मुझे बताते भी हैं कि सर परसेंटेज बेस पर कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है परसेंटेज बेस पे हो जाए, चाहे अगली 70 या 0 70 खत्म करके अगले 70 में लेना पड़ जाए, लेकिन पेपर तो होगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से रखें, नहीं तो आप विश्वास में रह जाएंगे कि कोई ये चक्कर में कि मेरे अच्छी परसेंटेज है और मैं 11th 10th और 12th की परसेंटेज के बेस के आधार पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको कंपटीशन फाइट करना ही पड़ेगा। ये हाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, मतलब होने का मतलब पक्का एग्जाम आपका ये होकर रहेगा। तो मेरे साथ चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की ओर, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और हाँ, इन क्वेश्चनों के आधार पर आप उस टॉपिक में जाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर किसी प्रकार की क्वेरीज रहती है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका उसमें सॉल्यूशन निकाल के आपको और इजी तरीके से आपको समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक ओवेनिश उत्सर्जक ट्रांजिस्टर। देखिए ये भी एक अच्छा कांसेप्ट लेकर आया है। ये क्या कर रहा है, लैंग्वेज में उलझा रहा है। और एयरफोर्स एग्जाम भी ये आपको फिजिक्स को करवाना नहीं है, वो आपका आईक्यू टेस्ट करता है कि फिजिक्स के रास्ते कि आपको इसमें वास्तव में कितना क्या आता है। ये बाकी ये नहीं है कि आप न्यूमेरिकल प्रोसेस में घुसाएगा कि आप आंसर लेके आए, नहीं, आपको आना चाहिए, उस टॉपिक की मतलब समझना चाहिए। ये लैंग्वेज में उलझाता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए एक ओवेनिश उत्सर्जक ट्रांजिस्टर, अब आपको देखिए क्या कह रहा है, ओवेनिश उत्सर्जक ट्रांजिस्टर मतलब कौन सा हुआ, सी ट्रांजिस्टर। कौन सा हुआ, जो अच्छे से थ्योरी पढ़ रखे हैं सबको अच्छे से पता होगा कि सी ट्रांजिस्टर है। अब आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि सी ट्रांजिस्टर में जो धारा लाभ होता है वो बीटा होता है। कौन सा होता है, बीटा होता है। तो एक ध्यान रखना, यहाँ पर उसने थोड़ा सा क्या किया है, डाटा को इंटरचेंज किया है, डाटा को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो 3 तरह के ट्रांजिस्टर अपने पास होता है, एक तो सीई होता है, एक सीबी होता है और एक सीसी होता है। मेरे को पता है जहां तक ये बच्चे अच्छे से जानते हैं, सीई का जो होता है ना उसमें बीटा होता है, सीबी में क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है, और सीसी में गामा होता है। इनको हम ठीक है करंट गेन के तौर पर धारा लाभ के रूप में जाने जाते हैं। अब इसने क्या किया है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए हेराफेरी कर दिया। क्या दे दिया कि उसमें I से अपॉन I की वैल्यू कितनी है, 0.96। और ध्यान रखना कि जो इसमें जो धारा लाभ होता है ना वो बीटा होता है, इसमें जो धारा लाभ क्या होता है, बीटा होता है। और बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मच मोर 1, एक से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 0.96, मतलब कंफर्म है ये बीटा नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करवा रहा है ताकि आप इसमें फंस जाए। आपको इस लैंग्वेज को छोड़िए और यहाँ आगे आइए। आईसी अपॉन में आई जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको अल्फा दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फा। ध्यान रखना, एक चीज अच्छे से दिमाग में रखना, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब 200 के आसपास होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। तो
तो ये एक से कम है मतलब अल्फा है, और आप जिसको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं इसको बीटा मान लो इस थ्योरी के अनुसार, थ्योरेटिकल पार्ट का जो ये है, तो फिर आपसे गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये क्या है, उसको लैंग्वेज में उलझा देगा आपको, तो उसमें उलझना नहीं है। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है, राइट। तो देखिए तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, जो अल्फा है वो क्या है यहाँ पर आई सी अपॉन में क्या हुआ आई ई, और उसकी वैल्यू आपको 0.96। कैसे पहचाना, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से क्या होती है, कम होती है, इतना याद रखना। और जिसको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है कि आई सी अपॉन आई बराबर अल्फा होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। और ये याद में नहीं हो तो मेरी बात याद रखना, अल्फा 1 से कम, बीटा 1 से ज्यादा, गामा की आपको चर्चा नहीं करनी है, वो आपके सिलेबस में बहुत दूर है, मतलब ये थोड़ा ठीक है टेक्निकल चीजों में आ जाता है, इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो आपको ज्यादातर अल्फा और बीटा पर ही फोकस करना है, लेकिन ध्यान रखना गामा भी आपके सिलेबस का उतना हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसका भी। अब बात कर रहे हैं वो क्या पूछ रहा है, फिर धारा पूछ रहा है, तो आपको गामा से तो रिलेटेड रखना ही नहीं है, तो किसका याद रखना है, बचा हुआ पार्ट बीटा। और बीटा और अल्फा में लगभग सभी बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से याद होता है। तो वो क्या कहता है अपना फॉर्मूला अल्फा बीटा में, तो बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये तो सभी को याद होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ को बनाना भी आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.96 और 1 माइनस इसका कितना है 0.96, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, तो ये 0.96 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये वैल्यू हो गया आपका 24। तो बीटा की वैल्यू कितने है बताओ अपने पास 24। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन रहेगा। अब एक चीज देखिए, बीटा 1 से ज्यादा है कि नहीं है, हमें नहीं ये कहा था 200 के आसपास, हाँ वो सर्किट पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन ध्यान रखना 1 से ज्यादा आता है, इतना दिमाग में रखना आपको। तो बीटा की वैल्यू क्या रहती है 1 से ज्यादा रहती है, और अल्फा 1 से कम रहता है, और इन दोनों चीजों में वो कोरिलेटेड काम उलझा देता है, इस लैंग्वेज में उलझा देता है। ध्यान रखना, अगर ये नहीं देता, मेरी बात को अच्छे से दिमाग में रखना, अगर ये नहीं देता और सीधा लिखता है ये, तो भी आपको ये आपको 1 से कम है मतलब अल्फा, 1 से ज्यादा है तो बीटा, इसका ध्यान रखना। ये क्लियर है कि अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और बीटा की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, मतलब 1 से ज्यादा ही आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही उलझ जाएगा, सभी को पता है अल्फा बीटा का क्वेश्चन सबको लगता है आता है, लेकिन वो भाषा में उलझा देगा, तो आपको उलझना नहीं है। एयरफोर्स के इस गेम को आपको निकाल के आगे बढ़ना है, ताकि अपन को वो सीट मिले। अब इसी से आपका मॉडर्न फिजिक्स एक और क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। क्या कह रहा है, एक नाभिक की जो सीरीज है उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा है, गामा है, ये जो उत्सर्जित होते हैं बाहर निकलते हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए ये जो सीरीज आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है, इसमें ये कह रहा है कि कौन कौन से कण बाहर आएंगे, अल्फा पहले आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, गामा अल्फा बीटा कौन सा आएगा, वो चीज आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, बताना है। अब इन क्वेश्चनों को तभी करेंगे जब अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है अल्फा का, जब भी अल्फा किसी पार्टिकल से निकल के आता है, अस्थायी से निकलता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, अगर ये चीजें बाहर निकलेगी, ठीक है, जिसमें अल्फा होगा, एक क्या होगा बीटा होगा, गामा, तो आपको क्या चेंजेबल आएगा, इन चीजों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो अल्फा सभी बच्चों को पता है, अल्फा निकलने से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, और उसके भाग में 4 की कमी, और बीटा के निकलने से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ सकता है और 1 घट सकता है, क्योंकि वो 2 पार्टिकल्स में अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के तौर पर। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां मिसमैचिंग नहीं करना है। बीटा के निकलने से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ सकता है और 1 घट सकता है, और उसके बाहर में वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात करते हैं गामा के लिए। गामा में केवल उसकी स्टेट बदलती है, मतलब उसकी जो उत्तेजित अवस्थाएं होती है ना, वो मूल अवस्था में आता है, केवल ये चीजें एक कंडीशन बदलती है, बाकी चीजें वैसी की वैसी होती है। मतलब न जेड में चेंज आता है, न उसके ए में चेंज आता है, न परमाणु क्रमांक बदलता है, न परमाणु भार बदलता है। बस इतनी सी बात को आपको रखना है, और ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे। अगर ये चीजें याद नहीं है और आप क्वेश्चन को करके बैठ गए, कोई लेना देना नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए जेड से उसमें जेड प्लस हो रहा है, और लेकिन ए में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब उसके जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो कितना इंक्रीज कर रहा है 1 कर रहा है। तो कंफर्म है जिसमें 1 बदलता है या 1 कम होता है वो बीटा होता है। तो पहला कण कौन सा हो गया अपना यहाँ पर कंफर्म हो गया कि पहला कण कौन सा हो गया, बीटा हो गया, राइट। अब आगे चलते, अब यहाँ पर देखिए कि ए में कितना कम हुआ, 4 कम हुआ,
और जिसमें परमाणु क्रमांक यानी जो परमाणु बाहर है उसमें अगर चार की चीजें चार उसका कम होता है तो जाहिर सी बात है कौन सा पार्टिकल रिमूव होगा वहां से, अल्फा पार्टिकल होगा। तो देखो और परमाणु क्रमांक में कितना कम आएगा, 2 की कमी आएगी। तो देखिए यहाँ Z+1 है और यहाँ Z-1 है और यही बच्चे की हम मिसमैचिंग खा जाते हैं कि वो माइनस हो गया, यहाँ बीटा लिख देते हैं। ऊपर से चेक कीजिए आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अल्फा निकल रहा है। और इधर देखिए इसमें कितना चेंज आ रहा है कि Z+1 है तो एक बार किया तो Z हुआ, फिर एक और बार किया तो Z-1 हुआ, तो कितने डाउन हुए, 2 डाउन हुआ। तो कंफर्म है ये चीज क्या है, अल्फा है। यही बच्चे मार्क करते हैं, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। आगे ये भाई साहब देखिए बी और बी डैश में क्या फर्क है, जैसा ऐसा है वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं होता तो क्या निकलता है, गामा। तो क्या निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा और क्या निकलेगा, गामा पार्टिकल निकलेगा। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब उनको थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि वहां ये चीजें ही आपको हेल्पफुल करेगी। तो सही आंसर क्या रहेगा, बीटा अल्फा और गामा। बीटा अल्फा गामा कौन सा है, तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, थर्ड। देखो क्या कह रहा है, कैपेसिटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको चार यहाँ कैपेसिटर दे रखे हैं और यह पूछ रहा है कि जो C4 कैपेसिटर है उसके लिए आपको आवेश का मान निकाल के दे रहा है। और ये कह रहा है कि जो वोल्टमीटर है उसकी जो वैल्यू है वो 200 वोल्टेज गिवन है। साथ ये कह रहा है कि C1 C2 C4 वो सारे इक्वल हैं और उनकी वैल्यू कितना दे रखा है, 25 माइक्रो फेरेड दे रखा है। और इन चीजों को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि सर्किट को पहले समझना होगा, और ये चीज तभी अपन को ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चार्ज क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक वो थोड़ा सा हिंट भी दे रहा है और कंफ्यूज भी कर रहा है, दोनों चीजें अवेलेबल है। तो देखिए पैरेलल का कनेक्शन क्या कहता है, समांतर क्रम का क्या कहता है कि सारे संधारित्रों का जितने भी अपन लेते हैं सर्किट में उन सबका एक टर्मिनल एक जगह से दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह से जुड़ा हुआ होता है, राइट, यही होता है। देखिए C1 प्राइम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन पर चाह रहे पहले पे, तो क्या मैं इसको पहला देखो इधर सामने C1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये C1, इसके ऊपर अपना वोल्टमीटर लगा दो, लग रहा है ना साफ साफ देखो, तो ये लगा दिया, ये 200 वोल्ट है, राइट। अब आइए क्या लग रहा है, ये C2 भी इसके नीचे लगा दो, ये देखिए मैंने ये C2 लगा दिया, ये लीजिए C2, ठीक है। अब मुझे बताइए C3 पाई है, वोल्टमीटर को देखना है आपको, ठीक है। क्या लगता है ये वायर यहाँ कनेक्ट है, तो आप तो ये सोचो कि ये जो C3 है उसका एक सिरा देखो बीच में कोई सा कैपेसिटर है नहीं, तो ये समझिए कि इसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, इससे, और इसका दूसरा वाला किससे जुड़ा हुआ है, देखो वोल्टमीटर के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी पैरेलल पे लगा हुआ है। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला देखिए ये इससे एक सिरे से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा वाला देखिए दूसरे जुड़ा, बीच में कहीं कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब ये C3 हुआ, देखिए ये कौन सा हुआ, C3 हुआ। और इसी प्रकार से C4, इसका एक सिरा यहाँ पर और दूसरा देखो यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, अपना C4 हो गया, ये देखिए C4। और वोल्टमीटर का वाट टाइम कितना, 200 वोल्ट, इनकी वैल्यू कितनी है, 25 माइक्रोफेरेड। बस काम खत्म, चार्ज पूछा है और चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है इन सब का फिर पैरेलल में क्या रूल्स होता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, क्या बताया था कि समांतर में जितने भी कैपेसिटर चाहे रजिस्टर या इंडक्टर कुछ भी जुड़ा हुआ होता है उनमें वैल्यू जो वोल्ट होता है, विभव का जो अंतर होता है यानी विभवांतर जिसको अपन कहते हैं, वो सब पर इक्वल आएगा, ठीक है। ये पैरेलल में ही अपना समांतर क्रम में क्या होता है, नियम कहता है, मतलब 200 वोल्ट इस पर है तो इस पर जो 100 दे रखा है वो इस पर होगा, वही इस पर होगा, वही इस पर होगा, वही जितने भी जोड़ेंगे उस पर चलता चला जाएगा। तो आपसे चार्ज पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होता है नॉर्मली CV, तो C की वैल्यू कितना है, 25 माइक्रो, माइक्रो को ओपन कर लो, ठीक है। 6 होता है, वोल्ट कितना दे रखा है 200, और इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 25 डबल 50 और 2 जीरो ये और 10 की पावर -6, तो 3 जीरो ये कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो गया 5 × 10 की पावर -3, राइट। तो ये अपना क्या होगा, चार्ज कूलम के अंदर अवेलेबल होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसके अंदर, 3 वाला जो ऑप्शन में रहेगा, तो वो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन रहेगा, राइट। तो ध्यान रखना कि पहले ये क्वेश्चन कोई वो नहीं है, ठीक है, हार्ड नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना होता है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं सर्किट को समझने से पहले, कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर लेते हैं, पहले इसका निकालते हैं फिर इस पर डाइवर्ट करते हैं। आप ये थोड़ा देख तो लीजिए कि हो क्या रहा है। तो ध्यान रखना इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई हार्ड नहीं होता, केवल आपको पहचानना होता है कि वो चीज किसमें जुड़ी हुई है, सीरीज में या फिर पैरेलल में। और सीरीज में ध्यान रखना करंट यानी चार्ज
या तो के रेजिस्टेंस है तो उसमें धारा समान रहेगी, संधायित्र है तो उसमें आवेश समान रहेगा अगर वो सीरीज में है। अगर ध्यान रखना, और समांतर क्रम में है तो वहां पर एक ही चीज समान मिलेगी, वो है अपना V। वो सबका क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4। देखिए क्या बता रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले आपको एक स्टीफन के लॉ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टीफन के नियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक कृष्णिका पृष्ठ, ठीक है, कृष्णिका पृष्ठ है, काले रंग की वस्तु होती है, ठीक है, काले रंग की वस्तु को क्या कहा गया है, यहाँ पे कृष्णिका कहा गया है। वो क्या है 227 डिग्री सेल्सियस पर 7 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स की दर से ऊष्मा क्या करता है, उत्सर्जित कर रहा है। मतलब इतना हीट देने पर इतनी एनर्जी वो क्या करता है, वो इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। स्टीफन का लॉ क्या कहता है हमको, E T की पावर 4। और भी चीजें होती है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की आइडेंटिटी के अनुसार दो ही चीजें देती है। तो E जो समानुपाती होता है, वो T की जो पावर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। अगर इसके बेस पर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ये दो कंडीशन है। देखो एक तो आपको एनर्जी दे रखा है, ठीक है, एक टेम्परेचर दे रखा है, तो बस यही लगाए ना। तो फिर इसका जो एडवांस रूप है वो क्यों लगाया आपने, तो एक नॉर्मल, तो इसको मैं रेशियो में लिखूं तो E2/E1 और ये हो जाएगा T2/T1, होगा नहीं होगा, 1 है तो 1। अब अपन को क्या निकालना है, E1 गिवन है, T1 T2 गिवन है, तो क्या निकालना है E2, तो क्या हो जाएगा T2 T1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा E1, राइट। अब अपने पास ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब देखो T1 और T2 को यहाँ पर सेल्सियस में नहीं रखना है, डायरेक्ट यहाँ पर जो T है वो किस में रखा जाता है, केल्विन में, और यहाँ क्या दे रखा है वो अगला सेल्सियस में। तो केल्विन में जोड़ने के लिए आपको पता, सबको पता है क्या करना पड़ेगा, 273 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो T1 कितना है, देखिए 227 है, उसमें 273 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 500 केल्विन। और T2 कितना है, उसमें कितना 727 और इसमें ऐड कर दो 273 को, तो कितना हो गया 1000 केल्विन, राइट। और E1 की वैल्यू अपन को कितना दे रखा है 7, और E2 को अपन को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए तो E2 वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो T2 की वैल्यू कितनी है 1000, ये कितना है 500, इसकी पावर कितना लगाएंगे 4। ध्यान रखना ये जो आपने रेशियो लगाना है इसका ये ध्यान रखना, इसके पावर कितना लगेगा अपने पास 4, क्योंकि ऊपर कितना है पावर 4 है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो गया, पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई E1 की वैल्यू रखेंगे, E1 कितना है यहाँ पर 7, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। कितना हुआ 2 की पावर का 4 कितना हो जाएगा 16 into 7 कितना हो गया 112, 112। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, उसी मात्रक में लेना चाहिए, आपको मात्रक को चेंज नहीं करना है, तो यही वैल्यू रहेगी, तो कितना रहेगा 112। तो ध्यान रखना स्टीफन लॉ से भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, एक तो ये केल्विन में बदलने वाली गलती कर लेते हैं कि वो केल्विन में नहीं बदल पाते हैं। दूसरा वो गलती क्या करता है, कई बार यूनिट बदल के पूछ लेता है, तो यूनिट का यहाँ पर क्या फेल रहता है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं पूछते, ज्यादा मतलब लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान हाँ कि ये जो अगर 2 के लिए थे तो रेशियो 3 के लिए निकाले, तो 2 के लिए निकाल के तीसरे में वैल्यू क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। वो चीजें भी अपन अगले एग्जांपल में कुछ देखेंगे, जहां पर ये 3 कंडीशनों से होकर भी गुजरेगा। फिलहाल तो ये 2 कंडीशन है, 1 और 2, कई बार 3 कंडीशन पे अवेलेबल होता है, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना ये 2 वायर को कनेक्ट करने के बाद में आपको रेजिस्टेंस के बारे में तो छोटी क्लासों में पढ़ते ही हैं, ये और चीजें भी आपसे क्या कर सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है। मेरे इस क्वेश्चन के साथ आप 3-4 क्वेश्चन और निकाल के जाना, जब 2 तारों को क्या किया जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना जब सीरीज में जोड़ सकते हैं तो पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उनको प्रतिरोधों को जोड़ने पर क्या आता है, जैसे R1 R2 आता है, समांतर 1/R आता है, ऐसे ही उसकी चालकता क्या आएगी, ऐसे ही उसकी प्रतिरोधकता क्या आएगी, ऐसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक क्या आएगा। ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। पहला सबको आता है, किस सूत्र सबको याद होता है R1 R2, लेकिन दूसरे तीसरा जो होता है ये यहाँ पर अटक जाता है, चालकता, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब अल्फा। ये 3 चीजें आप अच्छे से क्लियर करके जाना, आपको इनमें से एक क्वेश्चन अच्छे से मिल सकता है, चाहे वो सीरीज का हो पैरेलल का। इस हिसाब से ये कितने क्वेश्चन बने, 3 सीरीज, मतलब वैसे तो 4 हुए,
4 सीरीज के और 4 पैरेलल के, तो टोटल 8 क्वेश्चन, और उसी को लेकर आज मैं उसमें एक क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कर रहा है, सर्वसम विस्तार, एक समान लंबाई के धातु के तार हैं, उनको सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज में बताता हूँ, पैरेलल आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताना कि पैरेलल के लिए कैसा होता है, और फिर भी आपको नहीं आता है तो उसमें भी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नहीं आया, तो फिर उसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में या उसी में आपको मैं क्या दूंगा, आंसर क्या करवाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि तारों की चालकता क्या कह रहा है कि वो अलग अलग तार है, एक में कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, दूसरे की क्या है, सिग्मा 2 है, तो इनके संयोजन की चालकता क्या होगी, मतलब इनको जब सीरीज में जोड़ा जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब अपन प्रतिरोधों को तारों को जोड़ा जाता है तो R1 और R2 है, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R बराबर R1 प्लस R2, राइट। उसी प्रकार से वो चालकता क्या आएगी, क्या चालकता सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगी, क्या प्रतिरोधकता ρ1 ρ2 आएगा, क्या अल्फा अल्फा जो आएगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा, क्या चारों चीजें सेम है, नहीं, उसमें अलग अलग देखने को मिलेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपोर्टेंट की सीरीज में चले जाता है। तो देखिए क्या कहता है, चालकता है, मैं इसमें यहाँ प्रतिरोधकता भी है, और अगले क्वेश्चन में अपन जो लेंगे ना वो आपको अल्फा भी बता दूंगा। तो फिलहाल तो ये दोनों समझे, ताकि जगह थोड़ा कम है, ताकि फिर अगले क्वेश्चन में उसको देखेंगे। तो क्या कर रहा है चालकता, जाहिर सी बात है अपन को यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले R तक पहुंचना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है, 2 तार लेने हैं आपको, ठीक है, सर्वसम लंबाई के, मतलब उनकी लंबाई एक जैसी है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई अपन को क्या मान ले, इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी क्या है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला, वो आगे जो आगे वाला होगा ना वो वाला, ठीक है, लेंथ वाला नहीं, ये वाला, वो दोनों का सेम है, मतलब दोनों समान मोटाई के, यहाँ पर एरिया भी उनका क्या है, सेम है। लेकिन वो कह रहा है कि 2 तार है, मतलब तार फिर अलग अलग है, तो इसका प्रतिरोधकता क्या है ρ1, इसका क्या है ρ2, इसकी चालकता क्या है सिग्मा 1, इसकी चालकता क्या बता रहा है, सीरीज में जोड़ा गया है, आप पैरेलल में जोड़ के बताना, राइट। तो चलो आइए प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है R1 प्लस R2, आपको जब समांतर में करोगे तो 1/R1 होगा। अब मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे नॉर्मली R का सबको पता होता है, रो L/A होता है, रो L/A। अब आपको यहाँ पर जो रो होता है ना 2 के लिए, अब सुनना अच्छे से, यहाँ पर रो कितना है, ρ1, L कितना है, इसका वैसे मैं L लिखूंगा, एरिया को क्या लिखूंगा, मैं A लिखूंगा, दोनों का सेम। फिर अगले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कितना है ρ2, और इसकी लेंथ तो वही है, और एरिया कितना हो गया, वो भी सेम है, A2 नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों का इफेक्टिव यहाँ पर लिखेंगे, तो इसकी जो रो है, ठीक है, रो को तो मैं रो लिख देता हूँ, राइट है, रो तो रो लिख देता हूँ, लेकिन जो L है वो L कितना हो गया टोटल के लिए, बताओ, L और L 2L, L और L 2L। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना कि ये L और L कितना हुआ 2L। मुझे बताइए इन दोनों का जो एरिया है वो तो सेम है, टोटल का भी वही आएगा, A का भी वही है, मतलब पहले तार का जो एरिया है वो A है, क्योंकि मोटाई तो वही है, दूसरी की भी है, और पूरी की भी वही है, इसका मतलब एरिया में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो एरिया तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस यही चीज यहाँ पर समझने लायक है। अब आप रो यानी L, A को कॉमन लेके L ऐसे काट दीजिए, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 रो, और यहाँ क्या होगा, ρ1 प्लस ρ2, ठीक है, ρ2। इस हिसाब से रो बराबर क्या हुआ बताओ अपने पास, ठीक है, ρ1 प्लस ρ2/2। तो बताओ ये आया नहीं आया प्रतिरोधकता का, ये लेकर समझ में आया अच्छे से। तो इसलिए अपना अगर प्रतिरोधकता का लेकर पूछता है तो तारों में, तो सही आंसर क्या आएगा, ρ1 प्लस ρ2/2, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तो मैंने चलो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि आपको रो से लेके भी पूछ सकता है, लेकिन वो कंडक्टिविटी से लेके भी पूछ सकता है, तो आप चालकता निकालते हैं। अब जब प्रतिरोधकता अपने पास है तो चालकता निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें अच्छे से आगे समझे। चलो अब यहाँ पर मैं एक चीज को अप्लाई करता हूँ, ये सब बच्चों को पता रहता है कि जो रो होता है ना अपना, वो 1/, क्या होता है, सिग्मा होता है, राइट। रो होता है वो 1/, सिग्मा होता है, सबको पता है, 10th क्लास से पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर रख दो इसको, तो ये 2 इस रो की जगह 1/, सिग्मा, तो ये नीचे आ जाएगा, इसमें 1 है तो इसमें 1/, सिग्मा 1, और 1/, यहाँ पे क्या लगा दें, सिग्मा, राइट। दोनों में क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 2 सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा। अब उल्टा कर दो इसका, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट। ये 2 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ऊपर, राइट। समझ में आया नहीं आया। तो इसकी चालकता क्या होगी, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, मैच कर रहा है।
तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि चालकता जो प्रतिरोधकता होती है R1 प्लस R2 वैसे ही होता होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, वैसे ही होता होगा प्रतिरोधकता R1 प्लस R2। एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पीछे दे रखा है, वो थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है। एनसीईआरटी की बुक में थ्योरी में सही है, थ्योरेटिकल पार्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंटिंग है वहां पर प्रतिरोधकता ये दे रखा है, ये वाला, ठीक है। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग है, थ्योरी में भी सही चल रहा है वो सिस्टम, तो आप उस क्वेश्चन का भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मैं 3 चीजें बता रहा हूँ। तो एक तो आपको ये वाला सबको याद रखना है, एक आपको ये रो को लेकर और एक सिग्मा को लेकर, ये तो था सीरीज को लेकर। अब आपको मुझे किस में बताना है, समांतर क्रम में बताना है, और मुझे वो उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर नहीं आता है तो उसका आंसर बताना कि मुझे नहीं आया, मैं उसका आंसर उसी कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है, ये आपका जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है वहां से रिलेटेड है, यानी थर्मोडायनेमिक्स में जो वाला पार्ट है वहां से भी इसको आप लिंक कर सकते हो। तो देखिए, दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। कई क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी बहुत होते हैं। देखिए, गैसों का एक मिश्रण है, दो गैसों को आपस में क्या किया जा रहा है, मिक्सर किया जा रहा है। वो उसमें क्या है कि एक गैस को ले रहा है 2 मोल मात्रा में, एक को किस में किया जा रहा है 4 मोल मात्रा के अंदर। एक ऑक्सीजन गैस है और एक ऑर्गन गैस है, राइट। एक ऑक्सीजन गैस है और एक ऑर्गन गैस है। कंपन में सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए, यानी कंपन जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम में काम आती है, वहां पर स्वतंत्रता की कोटियां जो होती है, एक परमाणु, ठीक है, 2 परमाणु होती है, ठीक है, जो मल्टीपल वाली होती है उनके लिए, तो वो वहां पर इसमें जो कंपन वाला है उसको आपको क्या मानना है, नगण्य मानना है। निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी सा ये क्लियर कर लें कि जो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द्विपरमाणु क्या है, ठीक है। द्विपरमाणु क्या चीज है, द्विपरमाणु के अंदर अपने आती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसमें 2 एटम है। और यहां पर एक परमाणु की बात करें, एक परमाणु गैस जो होती है उसमें अगले ने कहा है ऑर्गन है। तो ऑक्सीजन के लिए, और इसकी जो मोल की मात्रा है वो कितना दे रखा है, ऑक्सीजन की मोल की मात्रा कितनी है 2 मोल है, और इसकी कितनी है n की मात्रा अपन को कितना दे रखा है 4 मोल दे रखा है, राइट। अब इसके साथ ही आपको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, एक परमाणु गैस के लिए कितनी होती है, 2 के लिए कितनी होती है और 3 के लिए कितना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो वो अच्छे से याद रखना। तो ध्यान रखना, तो डिग्री जो होती है इसके लिए अगर अपन f माने डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके लिए भी मैं f मानूं तो ये 1 मान लेता हूँ, एक परमाणु के लिए 2। तो ध्यान रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही तो होती है, एक तो आप क्या से स्टार्ट होती है 3 होती है, एक 5 होती है और एक 7 या 6 में से होती है। तो क्या होगा, 3 डिग्री होती है आपको पता है। तो एक परमाणु के लिए कितना होता है F1 वो 3, 2 परमाणु के लिए कितना होता है F2 वो 5 होती है, और एक होती है F3 जिसको अपन 6 और 7 की सीरीज में रखते हैं। तो मतलब यही तो होता है डिग्री 3 5 7, याद है सबको। तो इसका मतलब अपना ये F1 कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5 हो गया, राइट। अब बात है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की, आंतरिक ऊर्जा की। वो आपको अच्छे से उसका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को जितना जल्दी है उतना जल्दी, यानी अपन जो अगर कैलकुलेशन के रास्ते जाएंगे तो वो लेंथी होगा, इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आंतरिक ऊर्जा का क्या यहाँ फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 1/2 बोल सकते हैं कि मैं ऊपर F लिख सकता हूँ, साइड में भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, F लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, याद हो जाए आपको, इंटू F/N/R/T, राइट। ये इसका होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो अभी जो डेरिवेशन है उसमें भी मैं इसको अच्छे से आपको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन उन चीजों में आपको घुसना नहीं है। फिलहाल आपको याद रखना है कितना होता है हाफ F/N/R/T। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की कोटि। एक परमाणु के लिए अलग होती है, 2 के लिए अलग होती है, 3 के लिए अलग होती है। मैंने ये बता दिया 3 5 और 6 और 7, ये बहुत कम पूछ जाती है, ये होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गन गैसें आती है, ठीक है, क्रिप्टॉन जैसे होती है ना, वो वाली गैसें आती है। इसमें वो आती है जिसमें डबल एटम होता है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, जिसमें 2 परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, गैस का बनाते हैं, वो इसमें आती है। और इसमें 2 गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसमें 3 एटम आते हैं, तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें आते हैं। फिलहाल दोनों का मिक्सचर है, तो मिक्सचर के लिए क्या हो जाएगा U1 प्लस U2, U1 प्लस U2। तो U1 को क्या बोल दूं मैं इसको F1/2 N1 RT को छेड़ना नहीं क्योंकि ऑप्शन में RT को गिवन है। फिर आगे क्या करें, अगले को क्या लिखना है F2 2 और N2 RT, ये पहले, ठीक है, और ये सेकंड वाली वैल्यू को रख दीजिए।
आंशिक ऊर्जा को मैंने du से लिख सकते हैं, ये u से। F1 कितना है पहले वाले का 3/2, इसका मोल कितना है 4, RT को चेंज करना नहीं है आपको। अगले का इसका कितना है, इसका ऑक्सीजन का, ठीक है, वो कितना आएगा यहाँ पर 5/2 और उसकी मोल मात्रा कितनी है इसकी 2 और इनटू RT, राइट। तो मतलब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 2 से इसको कैंसिल किया 2 और ये 2 से 2 करता हूं तो u बराबर कितना हो गया 6RT और ये कितना हो गया 5RT, टोटल कितना होगा 11RT। ये अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गैस के लिए भी पूछ सकता है, दो गैस के लिए पूछ सकता है, उसका मिक्सर से भी पूछ सकता है। अगर आपको यार ये तो मिक्सर वाला क्वेश्चन है, अगर सिंगल गैस के लिए पूछता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैं आपको सिर्फ क्या पूछता, सुन मैं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए पूछता तो आप क्या लगाते हैं 1/2 F nRT। F की वैल्यू क्या रखते हैं, ऑक्सीजन डाइऑटोमिक है और डाइऑटोमिक के लिए क्या रखते हैं वहां पर आपको इसकी वैल्यू कितना रखते हैं 5 रखते हैं F की, और N आपको गिवन होता है 2 4 5 जो भी दिया होता है वो रखना है, और RT की जगह RT R कांस्टेंट है, T की इक्वेशन अगर देता है तो वो भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंगल एटम के लिए भी कर सकते हैं, उनका मिक्सर के लिए भी आप उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। बड़े न्यूमेरिकल में काम आती है, लेकिन यहाँ पर छोटे क्वेश्चनों में भी ये पूछ सकता है और मिक्सर के लिए भी आपको पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, दो कारें हैं जिनका द्रव्यमान आपको एक तो m दे रखा है, एक 4m दे रखा है, मतलब अलग अलग वजन की है। ये r और 2r की रेडियस में बढ़ती चक्कर लगाती है, एक r और एक डबल r वाले में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। यदि एक ही समय में एक ही चक्कर को क्या करती है, पूरा लगा लेती है, दोनों को मतलब राउंड करने में, एक को r वाली त्रिज्या में, एक को डबल r वाली त्रिज्या में, दोनों को राउंड करने में, घूर्णन करने में समय बराबर लगता है, राइट, समय बराबर लगता है। यानी अगर ये मान लीजिए 5 मिनट में चक्कर लगाता है r वाला, तो 2r वाला भी कितना चक्कर लगाता है, उसमें उसको 5 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब दोनों की स्पीड में कुछ चेंजेबल होगा, तभी तो इनका ये टाइम बराबर है। क्या पूछ रहा है, पहली कार और दूसरी कार की कोणीय चाल पूछ लिया। कोणीय चाल को किसे लिखते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोणीय चाल पूछा है, कोणीय चाल को किसे लिखते हैं, ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है, 2π/t होता है। अब मुझे बताइए ये ओमेगा किस पर डिपेंडेंट है, t पर डिपेंडेंट है, और t दोनों के लिए क्या है, सेम है। जब t दोनों के लिए सेम है तो फिर और चीजें तो बची नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो दोनों के लिए कोणीय आवर्ती क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब इनका रेशियो क्या रहेगा, 1/1 रहेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, अपन डर जाते हैं, कुछ ना कुछ और तरीका निकाल आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, ठीक है, और ध्यान रखें ये t पर डिपेंड करता है और t दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को जो कोणीय आवर्ती होगी वो क्या रहेगी, दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वो कितना रहेगा, 1/1 के रेशियो में रहेगी। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक और कॉन्सेप्ट आपको बता के जाएगा। ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही ये क्वेश्चन केवल ये अपने लेवल तक सीमित नहीं है, आप 11th और 12th के जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन है वहां पर इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चनों को कैसे अपन सोल्व आउट करेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट पैसेज है, और इस टाइप से जुड़े हुए क्वेश्चनों को आप क्या करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, कोशिश सोल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए क्या करता है, क्या दे रखा है कि किसी वस्तु का जो मोमेंटम है, समय है, वो कितना दे रखा है 50%, अगर क्या कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा का अनुपात, क्या चीज दी है, क्या चीज पूछी है, ये चीजें देखिए। फिर पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का अंतर, फिर पूछ रहा है आपको कि उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। ये तीनों चीजें आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसमें कोरिलेशन आना चाहिए, दोनों के अंदर क्या होता है। तो अपना मेन फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2NEK होता है, ठीक है, E होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पर E काइनेटिक है। अगर दोनों तरफ मैं फिलहाल वर्क कर दूं तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 2NE हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और E का P के साथ क्या रिलेशन आया बताओ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो E है वो प्रोपोर्शनल है, वो 1/2 हो जाए, तो E का फॉर्मूला क्या हो गया, P²/2 हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब अपने पास E और P में क्या रिलेशन हुआ बताओ, अगर m को कांस्टेंट मान लीजिए तो E समानुपाती है P के पावर के, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन को 2 के लिए निकालना तो बड़े आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। तो अनुपात की बात करें हैं, जैसे कि उसमें पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो क्या लगाएंगे E1/E2, तो क्या हो जाएगा P1/P2। ध्यान रखिए उसके पावर कितना है, इसको लिखना है।
अब क्या है कि पहले मोमेंटम क्या था, अब क्या मोमेंटम है, वो कह रहा है कि उसका मोमेंटम मतलब समय कितना परसेंट बढ़ा देता है, 50% बढ़ा देता है। तो पहले कितना था, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले कितना मान लो, 100 मान लो, अब कितना हो गया, 150 हो गई। और उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 का स्क्वायर होगा 100 और 15 का हो जाएगा 225, राइट। अगर इसको और थोड़ा सा सोल्व आउट कर लें अपन, तो 25 से काट दो 4 बार और 25 से ये 9 बार। तो क्या रेशियो आया बताओ, E1 और E2 का जो रेशियो आया अपने पास 4:1, राइट। E1 क्या और E2 का अनुपात, जो एनर्जी का अनुपात है वो कितना आया, 4:9 आया। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, ये वाला होगा। ध्यान ऑप्शन में उल्टा किया। अब क्या करें, जो पहले है, जब क्वेश्चन को ये नहीं बता रखा कि कौन से का पहले और कौन से का बाद में, तो आपको फर्स्ट पर रखना है, सेकंड पे रखना है, मतलब E1 और E2 ही निकालना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, 4:9 रहेगा। तो देखिए प्रतिशत में देखिए अनुपात पूछ लिया, राइट है, प्रतिशत में वैल्यू देके क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या पूछ रहा है वो देखिए, अंतर पूछ रहा है। अगर बात अंतर किया है तो डेल ई का अंतर, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ा माइनस छोटा हो गया, E2 माइनस E1 हो गया। E2 की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने वाली हो गई, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू है तो देखिए इधर जूल के अंदर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये तो सोल्व अनुपात है, इसमें से मत निकाल देना, 9 में से 4 घटा के ये मत देख देना। मेन वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 225 था। देखो E2 की वैल्यू कितना है, 225 और उसका कितना है 100, तो कितना बचा बताओ, 125 जूल। तो एनर्जी का जो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा, 125 जूल आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट। अब एक चीज याद रखना, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दो क्वेश्चनों के बाद में अगला पूछ रहा है प्रतिशत में, और प्रतिशत आपको अच्छे से आना चाहिए। और यही ज्यादातर बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ये वाला, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यही बच्चे क्या आते हैं, ये तो आता है, इनमें उलझ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसा नहीं कि इजी है, इसको भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और हाँ, इस टाइप की जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स में वो सब पर अप्लाई कर देना। वहां पर आपको इस टाइप से एक चीज को बढ़ाकर आपसे अनुपात पूछ सकता है, उसका डिफरेंट पूछ सकता है, उसका चेंज इन परसेंटेज में पूछ सकता है। तो देखिए प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालें, प्रतिशत में तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो आपको क्या लिखना है, डेल ई अपॉन में ई, ठीक है। या अपन को जो ये या डायरेक्ट में यहाँ पर किस में निकालना है, अपन को काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। तो आप ये लिखना, चलो कोई बात नहीं, इस टाइप से लिख के लिख लो। प्रतिशत में तो यही होगा, राइट, डेल ई अपॉन में ई 100। अब डेल ई को क्या लिखोगे, E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन में E1 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में, राइट। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को जब रखेंगे E2 और इसका डिफरेंट रख दो, कितना है, या तो पहले वैल्यू रख देता हूं 225 100 और नीचे E1 की वैल्यू वापस कितना आएगा 100 जूल और इंटू 100। इस 100 ने 100 को खत्म किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 125%। तो कितना एनर्जी क्या इंक्रीज करेगी, 125% क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ये तो ज्यादातर बच्चों को आता भी है, लेकिन मेन समस्या क्या थी, इन ऊपर वाले क्वेश्चनों में थी, वो यहाँ आपसे पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है। कई बच्चों को ये दोनों का कोरिलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और वो उल्टा मान लेते हैं। अब उल्टा मान लिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, उधर नहीं लगाया, तो फिर कहानी खत्म है। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं करें। आप इन तीनों चीजों पर नोट कर लें अच्छे से, ये वाला उसका अंतर निकालने का तरीका, ये उसका अनुपात निकालने का, और ये प्रतिशत में निकालने का। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप निकालने की क्या करें, कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, m तथा 2m द्रव्यमान के दो कण क्रमश है r और स्मॉल r के पद पे क्या कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं। मतलब एक स्मॉल r है और एक कैपिटल R है, राइट, गुणन कर रहे हैं। यदि उनके आवर्तकाल समान है, यानी उनको ये छोटा वाला पद है, एक बड़ा वाला पद है, दोनों में जब राउंड लगाते हैं तो उनको टाइम इक्वल लगता है, दोनों में जो समय लगता है ना वो बराबर आता है। फिर कह रहा है कि रेखिक वेगों का अनुपात बताइए। तो जैसी बात है, अभी थोड़ी देर पहले अपने कोणीय वेग के बारे में चर्चा किया था, ये उससे रिलेटेड है। मतलब कौन सा बात आप पूछ लिया, रेखिक वेग। तो दोनों में कोरिलेशन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। क्या रहता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर r ओमेगा का फॉर्मूला होता है, राइट। इसी से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर ओपन करूं तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन t। सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो v बराबर क्या हो गया, r 2 पाई अपॉन में t, राइट। इसका मतलब 2 और पाई तो कांस्टेंट है, t दोनों का सेम है। तो फिर v का r के साथ क्या कनेक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ है,
समानुपाती हुए, दोनों एक दूसरे के क्या हुए, समानुपाती और काम खत्म। दोनों का अनुपात पूछा है तो v1 अपॉन v2। पहले की रेडियस क्या है, पहले की रेडियस देखिए r है तो r, दूसरे वाले की रेडियस क्या है, स्मॉल r हो गया। तो यही आंसर r और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r, कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। तो सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन अणु की पहली उत्तेजित अवस्था में त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें ये उत्तेजित क्या चीज है। इन चीजों का अगर मालूम है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, और इन चीजों का मालूम नहीं है तो बच्चे इसकी गलती कर बैठते हैं के नाम से। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जो अपना एटम होता है उसमें ये जो अलग अलग कक्षाएं होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ फिलहाल। इसको मूल अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। ये होती है प्रथम उत्तेजित, ठीक है, और ये अपना द्वितीय उत्तेजित, और इसी प्रकार तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, चलता रहता है। तो ये क्या होता है कि जो पहले वाली कक्षा होती है जिसको स्टेबल मूल स्तर बोलते हैं, ये मूल अवस्था होती है। वो पूछ रहा है आपको प्रथम उत्तेजित की, मतलब दूसरी कक्षा की। ध्यान रखना, ये तो n1 हो गया, ये n2 हो गया, मतलब n1 बराबर 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया। अब प्रथम उत्तेजित में देखो n कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और गलती क्या कर बैठते हैं, प्रथम में प्रथम मान लेते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होता है, Rn बराबर 0.529 इंटू 10 की पावर -10, और यहाँ गलती करते हैं जिसका तुमको भुगतान नंबर कटवा के करना पड़ता है। ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है, m² अपॉन z, ये उल्टा हो जाता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर r का m के साथ क्या कोरिलेशन हुआ, r m² हुआ। अब मुझे बताइए कौन से वाले के लिए पूछ रहा है, प्रथम उत्तेजित, यहाँ m की वैल्यू कितना होगी, 2, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो बताइए वो रेडियस कितना होगा, 4 गुना होगा, तो 4 गुना होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, ए होगा, राइट। तो थोड़ा सा गलती नहीं करना है, और स्टूडेंट क्या गलती कर बैठता है, वो प्रथम उत्तेजित ये मान लेता है प्रथम, ये मतलब ये वाला, और वो 1 मार के मतलब बराबर वाला चिन्ह लगा के आ जाता है। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अपन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का रखना है। और इस मूल उत्तेजित अवस्था, इसका तो बड़ा ध्यान रखना, इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें टोटल, उनका अनुपात, उनका डिफरेंट, ये बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर, वो भी आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जो कि अपने पीछे वाले जो एयरफोर्स से संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे 1 2 3 4 तक, उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप में काइनेटिक कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उनका रेशियो कैसे निकालते हैं, उनका डिफरेंट कैसे निकालते हैं। और आज के इस क्वेश्चन में केवल आपको केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि प्रथम उत्तेजित कौन सा होता है, नंबर 2 वाले को कहते हैं प्रथम उत्तेजित। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, स्मॉल m है। जो भी चुंबक है, इसमें अलग 2 चुंबक है, उसमें पर का कितना है, m है। तो किस विन्यास में नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नेट का मतलब टोटल, परिणामी इफेक्टिव, वो चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिकतम होगा। और आपको अलग अलग कंडीशन पे यहाँ पर दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा तभी क्लियर कर पाएंगे जब इसके फॉर्मूले को अपन को अच्छे से पता होगा। तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो मेन फॉर्मूला होता है m का, तो वो वेक्टर फॉर्म में क्या लगाएंगे अपन, m1 m2, जैसे p स्क्वायर q स्क्वायर 2p cos थीटा, तो ये स्क्वायर और 2pq यानी m1 m2 और cos थीटा, राइट। फिलहाल ये होता है नेट निकालने का मतलब टोटल इसका ये डाइपोल निकालने का, ठीक है, m वाले वैल्यू का। तो ये तो सबका सेम है, m कर देंगे अपन, तो m तो सेम है, तो इसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस वाले में सबसे ज्यादा होगा। तो फिर मेन बचा क्या, तो मेन बचा क्या, कौन में सीधा लेता हूं, cos को लेकर, तो वो मेन हो गया किसका, cos थीटा के साथ इसका कोरिलेशन हो गया। मतलब जिसमें थीटा को, इसमें cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिसमें cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वहां पर m का मान क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। अब ये चीज अच्छे से पता है कि थीटा कम होने पर cos थीटा, cos थीटा, अब थीटा जितना कम होगा, थीटा जितना कम होगा, cos का मान उतना ही ज्यादा होगा। आपको पता है cos 0 डिग्री
कितना होता है, उसका सबसे बड़ा मान 1 आता है। तो थीटा कम होने पर cos सबसे ज्यादा होता है, और cos सबसे ज्यादा होने पर मतलब मेरी बात समझना, थीटा जितना कम होगा cos थीटा की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही m की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई ये चीज, क्योंकि 0 पर मान सबसे बड़ा होता है, 0 डिग्री का सबसे बड़ा होता है, फिर डिग्री होता चला जाता है। तो सबसे पहले एंगल आइडेंटिफाई करें। ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं थीटा बराबर कितना हूं, 90 हूं। और ये कितना है बताओ, n s अपोजिट है, n के सामने s है, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। ये आपको अगला इसमें दे रखा है साफ साफ 30 और 60 दे रखा है। तो सबसे कम एंगल कौन सा होगा बताओ, 60 डिग्री। जितना एंगल यानी 60 क्या 30 डिग्री, ये जितना कम होगा cos उतना ही ज्यादा होगा, और m का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब सही आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। और थर्ड में कौन सा हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चनों को क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। यहाँ कैलकुलेशन नहीं होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है इस टाइप के, और एस्ट्रो जैसा एग्जाम कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। और ये तभी क्लियर कर पाएंगे जब अपन को ये पता रहेगा ना थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो थ्योरी के नियम क्या है, कैसे फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, तभी इस टाइप के क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको फिर भी इन क्वेश्चनों में समस्या है तो मुझे आप क्या बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। और जो न्यू बच्चे हैं चैनल पे, वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि अगला पेपर आपको टाइम पर यानी नोटिफिकेशन के साथ मिलता चला जाए। और हाँ, जो बच्चों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग की सहायता से, जो भी आपके पास यूज करते हो, टेलीग्राम हुआ, चाहे व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ, उनकी सहायता से आप अपने मित्र तक इसको पहुंचाए। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो और आप उसमें से एक सीट, मतलब अपने लिए तो एक सीट काफी है, आप उस सीट पर रिजर्व हो और यानी वो सीट आपको मिले। थैंक यू।